नमस्कार। परमपिता बाबा की जय। आज हम लोग के सामने चर्चा का विषय है प्रदमन, अवदमन, दमन। इंग्लिश में बोलेंगे इसको सप्रेशन, रिप्रेशन, ऑपरेशन। पिछले 200-250 वर्षों में ऐसा देखा गया है कि शोषण बहुत ज्यादा बढ़ गया मानवता के अंदर। उसके पहले इतना शोषण नहीं होता था। आदमी गरीब जरूर रहा होगा, आदमी इसको हम इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था उस समय, एक अपनी गति से जीवन सबका चलता था। लेकिन जो शोषण जिस तरह से अभी चल रहा है वो शोषण उसमें नहीं। और ये शोषण जो शुरू हुआ, ये हुआ जब ये पूंजीवादी विचारधारा आई। पूंजीवादी विचारधारा कब आई? जब यूरोप में औद्योगिक क्रांति हो रही थी। एडम स्मिथ इंग्लैंड के रहने वाले थे, उन्होंने वहां अपना दर्शन दिया और वो 1773 में उनकी डेथ हुई थी। यूरोप के और जो देश है वहां पर धीरे धीरे करके औद्योगिक क्रांति चल रही थी, लेकिन जो इधर क्षेत्र है इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति शुरू हो गई थी। तो वहां के अर्थशास्त्री थे, किसी यूनिवर्सिटी में वो पढ़ाते थे। उन्होंने अपना एक सिद्धांत दिया और उन्होंने बोला कि जो आदमी पूंजी लगाता है, जो आदमी उद्योग लगाता है, उसको कैसे रहना चाहिए, उसकी व्यवस्था क्या हो, पूंजी के ऊपर ही सारा बात उन्होंने कही। और वहां से ही ये पूंजीवादी का सिद्धांत शुरू हुआ। उनके लगभग 100 वर्षों के बाद में कहें, लगभग 100 वर्षों के बाद में कार्ल मार्क्स भी एक आते हैं और उन्होंने भी एक अपना अलग से कम्युनिस्ट की व्यवस्था दी, मार्क्सवादी व्यवस्था दी। और मार्क्सवादी व्यवस्था 100 साल के करीब बाद में आती है। उनका जो समय है वह है 1880 में उनकी डेथ हो गई है, 83 में। तो उससे पहले का तो लगभग 100 वर्ष का अंतर है एडम स्मिथ और कार्ल मार्क्स के अंदर। कार्ल मार्क्स जर्मनी में पैदा हुए और जर्मनी में पैदा होकर के जर्मनी से उनको किन्हीं कारणों से निकाला गया और वहां से फिर ये इंग्लैंड में ही आकर के प्रोफेसर हुए किसी यूनिवर्सिटी में, और उनके अंतिम समय तक वो इंग्लैंड में ही थे। तो जिसमें कार्ल मार्क्स थे जिन्होंने सिद्धांत दिया इसका, औद्योगिक क्रांति शुरू हो चुकी थी, ये उस समय का समय था। और जो मालिक होते थे मजदूरों से बहुत काम लिया करते थे, 10 घंटे 12 घंटे, और मजदूरों के बारे में कोई चिंता नहीं करते थे, उनकी कोई वेलफेयर की बात नहीं होती थी, हर तरफ से उनके ऊपर शासन होता था। इस तरह की व्यवस्था उस समय चल रही थी। तो उन्होंने जो पीड़ित वर्ग था उसके लिए उन्होंने सिद्धांत दिया कि भाई ये जो पूंजीपति लोग जो हैं अपने लिए मजदूरों का इस्तेमाल करते हैं और उन मजदूरों का ख्याल नहीं करते, उनको अच्छी वेतन नहीं देते, उनके जीवन स्तर के लिए वो नहीं सोचते, केवल उनको एक यूनिट के रूप में कि वो हमारे फैक्ट्री में काम करने वाला आदमी है, उससे ज्यादा वो उसके बारे में नहीं सोचते। इसके लिए उन्होंने ये सिद्धांत मार्क्सवाद का सिद्धांत दिया था। मार्क्सवाद का सिद्धांत फिर क्या था नहीं था वो हम लोग बाद में चर्चा करते हैं। अभी हम चर्चा करते हैं कि जो हमारा चर्चा का विषय है प्रदमन, अवदमन और दमन, इसका मतलब क्या होता है?
प्रदमन जो शब्द है, प्रदमन जो शब्द है, ये संस्कृत का ही शब्द है और संस्कृत में इसको इस तरह से कहा जाएगा, जब हम किसी को मानसिक विकास न होने दें। मनुष्य मानसिक क्षेत्र में अपना विकास चाहता है। हर एक आदमी नई नई जानकारी, नए नए तरह के बातों के लिए हमेशा तत्पर रहता है। ये उसकी एक स्वाभाविक गति है। यदि हम ऐसा करें कि उसको जो नए नए विचार आ रहे हैं, उन विचारों को ही ना आने दें, उस पर रोक लगा दें, अंकुश लगा दें, जिससे कि उसका मन का विकास ना हो पाए, इसी को कहते हैं प्रदमन। मानसिक रूप से उसका जो एक्सपेंशन ऑफ माइंड था, जो मन का विकास था, उसको हमने रोक दिया। अब हम एक दूसरा शब्द जो है अवदमन के बारे में बात करते हैं। अवदमन क्या है? वहां पर विचारों की अभिव्यक्ति को यदि रोक दिया जाए, विचारों की अभिव्यक्ति को ही रोक दिया जाए। अब हम इसका एक दो एग्जाम्पल उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए इस्लाम में लड़कियों के लिए खेल कूद मना है, वहां संगीत मना है, ये इस्लाम में है। अब क्या हो रहा है फिर? वो उनके अंदर इच्छा होते हुए भी खेल नहीं सकते, उनके अंदर इच्छा होते हुए भी उस संगीत का इस्तेमाल नहीं कर सकते, या इस तरह की और भी जो उसमें अंकुश लगाए गए हैं, उसके वजह से वो नहीं कर सकते। ये हो रहा है, लेकिन उसके अगेंस्ट में बोल नहीं सकते। मतलब वो व्यवस्था तो है, व्यवस्था के अगेंस्ट में अंदर खलबली भी है कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन उस व्यवस्था के खिलाफ में बोल नहीं सकते वो। तो वो जो विचारों की अभिव्यक्ति को यदि रोक दिया जाए, उसके ऊपर दंड दे दिया जाए, उसके ऊपर अंकुश लगा दिया जाए, इसी को बोलते हैं अवदमन। जैसे कम्युनिस्ट शासन में क्या होता है, वहां पर एक मनुष्य का शोषण हो रहा है, वहां का आदमी उसमें छटपटाहट करता है, लेकिन वो उसके खिलाफ में बोल नहीं सकता, कम्युनिस्ट के खिलाफ में उसका वो आवाज नहीं उठा सकता है। यदि आवाज उठाएगा तो क्या होगा? उसको कंसंट्रेशन कैंप में भेज दिया जाता है। हम जैसे आजकल हम सुनते हैं चीन में उइगर मुसलमान है, वो लाखों की संख्या में उनको कंसंट्रेटेड कैंप में रखा गया है ब्रेन वॉश करने के लिए। तो वो यदि धर्म को मानते हैं, किसी व्यवस्था को मानते हैं, तो उनको सिखाया जाता है कि नहीं ये सब कुछ ठीक नहीं है, ये अच्छा नहीं है, इस तरह के ज्ञान उनको दिए जाते हैं उसमें कंसंट्रेशन कैंप में। तो ये हो गया अवदमन। अब हम लोग आते हैं दमन। दमन क्या है? दमन ये अवचेतन मन की बात है। सब कॉन्शियस जो माइंड होता है, अवचेतन मन होता है, आपके बारे में ये कुछ इस तरह की बातें मन में रख दी जाएं, आप उससे आगे आप सोच ही नहीं सकते। मतलब ऐसा बोल करके कि भाई शास्त्रों में ऐसा लिखा गया है, यहाँ पर ऐसी बातें हैं, हमारे धर्म में ये बातें हैं, इससे और इतनी गहराई से उन बातों को कहा जाए और लोग उसके बारे में एक धारणा भी बना लें,
वो इस हद तक हो, इस इतनी गहराई तक हो और चेतन मन के अंदर घुस जाए, उसको बोलते हैं दमन। उसका एक उदाहरण लेते हैं हम लोग। हम लोग को मालूम है कि हम लोग के यहाँ जो दलित समाज है, दलित समाज के लिए बहुत तरह की बातें शास्त्रों में भी कहीं कहीं वर्णन में आती हैं, कहीं कहीं वैसी भी है कि छुआछूत की भावना है। वो छुआछूत की भावना इतने सदियों से इतनी ज्यादा भर दी गई कि जो हरिजन व्यक्ति है वो अपने आप को समझने लगता है कि नहीं, मैं तो छोटा हूं, मैं नीच हूं। पर इस हद तक उसके अंदर ये भावना भर दी गई है। वो समाज में ये 10 आदमी वहां पे खड़े हैं तो वहां उनके सामने खड़ा नहीं होगा। वहां पर ये लोग चारपाई पे बैठे हैं 4 आदमी, तो उसके नीचे बैठेगा। उसको मालूम है यदि मैं ऊपर बैठा तो मेरे ऊपर अत्याचार होगा। तो उसने मन ही मन एक्सेप्ट कर लिया कि मैं तो दलित हूँ, मैं छोटा हूँ और मेरे कोई अधिकार नहीं है किसी के सामने खड़े होने का, किसी के सामने बात करने का, किसी के सामने अपने अभिव्यक्ति करने का। ये इस हद तक आदमी के मन में बैठा दिया गया। जबकि इस जाति व्यवस्था का, इस ऊंच नीच की भावना का कोई आधार नहीं है। तो आधार कैसे बना? वो बना जो शास्त्रों में या जो भी परंपराओं में बहुत सारी बातें चलती चली आ रही हैं और वो मन के अंदर बैठा दी गई। और उसी से मनुष्य ने सोचा, वो भी सोचने लग गया कि भाई ये तो हमारा काम नहीं है, ऐसा हमको नहीं करना चाहिए। इसमें एक उदाहरण देते हैं। मान लीजिए एक बच्चों गांव का एक स्कूल है और वहां पर मास्टर जी हैं। और मास्टर जी एक बच्चे को बोलते हैं, अरे भाई एक गिलास पानी लेके आओ, हमको पीना है। और बच्चा उठ करके नहीं जाता है। फिर वो बोलते हैं, अरे जाओ बेटा, एक गिलास पानी लेके आ जाओ, हमको पीना है। फिर भी बच्चा उठ करके पानी लेकर के नहीं आता। वो क्यों नहीं आता है? वो सोच रहा है कि मैं तो हरिजन हूँ और मास्टर जी को यदि हमने पानी पिला दिया तो मास्टर जी अपवित्र हो जाएंगे। क्योंकि अब उसको बचपन से ही उसके अपने माँ बाप के यहाँ भी यही सुना है, समाज में उसने ये देखा है। बच्चा अभी छोटा है, फिर भी उसके अवचेतन मन में इस तरह की धारणा बना दी गई है कि नहीं, वो मास्टर जी को यदि अपने हाथ से पानी पिलाएगा तो मास्टर जी अपवित्र हो जाएंगे। ये जो भावना है, जो कर दिया गया, इसी को बोलते हैं दमन, ऑपरेशन। फ्राउड के सिद्धांत में हम ये बातें क्यों कर रहे हैं? ये प्रदमन क्या है, अदमन क्या है, या दमन क्या है? तीनों शोषण के ही एक रूप है। उसके अलग अलग स्टेज है कि कहीं पर मन का विकास होने नहीं दिया गया, कहीं पर ऐसी व्यवस्था बनी है जिसके खिलाफ आप बोलने से आपको दंड मिलेगा, इसलिए आप उसको नहीं बोलते। कहीं पर मन के सब कॉन्शियस माइंड में ऐसा बैठा दिया गया कि आप छोटे हैं, तो आदमी ने मान लिया कि हम छोटे हैं। उसका फिर मानसिक विकास कैसे होगा? उससे आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि उसका मानसिक विकास होगा? नहीं होगा। ये जो होता है, क्यों होता है? इसके कुछ तो कारण हमारे धार्मिक कारण है, सामाजिक कारण है, और इस तरह के दमन के कारण हमारे सिद्धांत भी हैं, जो अभी तक सिद्धांत आए, जिसकी हम पहले चर्चा कर रहे थे। पूंजीवादी व्यवस्था, मार्क्सवादी सब व्यवस्था, इन व्यवस्थाओं के आने करके 200-250 वर्षों से ये व्यवस्थाएं आई हैं। 250 वर्ष हो गए, करीब 200 वर्ष हो गए पूंजीवादी व्यवस्था को, और 100-150 वर्ष हो गए मार्क्सवादी व्यवस्था के सिद्धांत के आने के बाद में। और हमने देखा इन दोनों व्यवस्थाओं के आने के बाद में ही वर्ल्ड वॉर हो गया। पूरी दुनिया में सब एक दूसरे से लड़ने भिड़ने के लिए तैयार हो गए। लाखों लोगों का खून बहा, समाज में त्रहिमाम हो गया। सब जो समाज की एक मधुरता होती है,
मनुष्य शांति प्रिय जीव है, उसको लड़ना ठीक नहीं लगता, लेकिन उसके अंदर सेंटिमेंट भर करके आप लड़ने के लिए तैयार करते हो। यह दो सेंटिमेंट से प्रेरित है। लड़ने के लिए जियो सेंटिमेंट होता है, जियो सेंटिमेंट से उसको प्रेरित कर दिया जाए तो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तो ये जो चीजें हैं, ये आई इन सिद्धांतों के बाद में। फ्राउड इसकी चर्चा इसलिए कर रहा है क्योंकि हमें यह देखना है इस तरह के दमन, अवदमन, प्रदमन हमारे सिद्धांतों में कहीं ना हो। हम इसके लिए लोगों को बताना चाहते हैं कि आपका शोषण किस तरह से होता है, होता आया है, उसकी क्या क्या संभावनाएं हैं। उन संभावनाओं को हम बता करके हम अपने सिद्धांत की बात करेंगे कि हमारे सिद्धांत में इन दमन, अवदमन और प्रदमन का कोई स्थान नहीं है। हम देखते हैं कि मार्क्सवादी व्यवस्था आने के बाद में, खास करके पहले जब ये रूस में 1919 के करीब आई, 1920 के करीब, वहां पर ये मार्क्सवादी व्यवस्था जब आई, वो बोल्शेविक क्रांति का नाम वो देते हैं, रिवॉल्यूशन वहां पर हुई। उन्होंने लाखों लोगों को कत्लेआम कर दिया। खास करके जो लोग जमींदार वर्ग के थे, जो धनाढ्य लोग होते थे, उन सब का उन्होंने कत्ल कर दिया। लेनिन उस क्रांति को के वाहक थे। फिर हम देखते हैं चीन में, ये 1949 में हुआ, जब माओ वहां के शासक बने और वो मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित थे। वहां भी लाखों लोगों का उन्होंने कत्ल किया। ये जो मार्क्सवादी व्यवस्था थी, इसमें इतना कत्ल क्यों हुआ, ये हमको देखने की बात है ना। क्या ऐसे कारण थे कि वो सभी मानव को, जो भी उनके अगेंस्ट में कहीं खड़ा हुआ, उसको उन्होंने अपने रास्ते से हटा दिया, उसको जीने का अधिकार ही नहीं दिया। और करते 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 वहां उनके लोगों के अंदर ये दमन की इतनी भावना पैदा हो गई कि जैसे कि अब भाई, जो पॉलिट ब्यूरो में है, जो वहाँ के शासक वर्ग है, वही सब कुछ है, और जो नीचे जितने भी वर्ग है, काम करने वाला जो काम वर्ग है, उसको उनके कहे हुए के अनुसार ही काम करना है। उनके विचारों को दबा दिया गया। हमने बोला ना कि जैसे प्रदमन में क्या हुआ, अवदमन में क्या हुआ, विचारों को बिल्कुल दबा दिया गया। मनुष्य अंदर से ऐसा नहीं है। मनुष्य विचारों की अभिव्यक्ति चाहता है, ये उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो मन में जो है वो चाहता है कि लोगों से हम शेयर करें अपनी बात उसकी माने नहीं माने अलग बात है, लेकिन वो यह तो चाहता है कि उसके विचारों से दूसरे लोग अवगत हो, उसको माने। या कहीं पर कोई अन्याय, उसको लगता है कि कहीं अन्याय हो रहा है, तो उसकी आवाज उठा करके ये जरूर चाहता है कि उसकी आवाज सुनी जाए। भले ही उस पर कार्रवाई हो या ना हो, लेकिन वो आवाज जरूर उठाना चाहता है। और जब इन चीजों की व्यवस्था जिस सिद्धांत में नहीं होगी, या उसकी गुंजाइश नहीं होगी, वहां पर क्या होगा? मार्क्सवादी सिस्टम में इन बातों का प्रावधान ही नहीं था कि जो पीपुल्स डिसेंट है, यदि आदमी किसी चीज से नाराज है तो उसको हम कैसे मनाएंगे, उसको हमारे समझाने का तरीका क्या होगा। ये उस सिद्धांत की कमी थी। जो मानवीय सिद्धांत है उसका संपूर्णतः अभाव था। कार्ल मार्क्स ने जब अपना सिद्धांत, मार्क्सवादी सिद्धांत दिया, उन्होंने इस चीज के बारे में सोच नहीं पाए। ये एक विचारक थे,
थिंकर थे, उन्होंने ये जरूर सोचा कि जो आदमी जिसका इतना शोषण हो रहा है उसको शोषण से कैसे हटाया जाए, ये तो उन्होंने सोचा। उनके अंदर भावना अच्छी रही होगी, नहीं तो वो ऐसा सिद्धांत नहीं देते। उन्होंने देखा था कि पूंजीवाद में मनुष्य का को कितना शोषण किया जा रहा है, और उसी के अगेंस्ट पूंजीवादी सिद्धांत के विरुद्ध आकर के उन्होंने मार्क्सवादी व्यवस्था का सिद्धांत दिया। लेकिन मानवीय मूल्यों के बारे में उनकी जानकारी शून्य थी। जिन लोगों ने इस सिद्धांत को लेकर के अपने देश में पालन करने के लिए बोला, वो भी इस विचार से बिल्कुल अवगत नहीं थे। यही कारण हुआ क्योंकि ये एक ऐसा सिद्धांत था कि जो जनरल मास थे वो उनको बिल्कुल पसंद नहीं आया, और अंदर अंदर विद्रोह धीरे धीरे होता रहा। और हमने देखा कि 70 साल के अंतराल में ही मार्क्सवाद रूस से खत्म हो गया। वो रूस से ही खत्म नहीं हुआ, करीब करीब पूरे विश्व से खत्म हो गया। जो मार्क्सवाद बाद में जो जर्मनी था, इधर उधर सारे देश में धीरे धीरे सब जगह खत्म हो गया। सबने सोचा कि ये प्रजातंत्र जो है, ये जो व्यवस्था है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, अभिव्यक्ति की आजादी है, हम बोल सकते हैं, हम विरोध कर सकते हैं। तो ये जो प्रजातंत्र में जो चीज दी गई, जो उनको मिली, सब इसके लिए अपने मार्क्सवादी व्यवस्था को उन तिलांजलि दी। चीन में जो हम आजकल देखते हैं मार्क्सवादी व्यवस्था, वो एक्चुअली वो मार्क्सवादी व्यवस्था नहीं है अभी। उन्होंने अपना आर्थिक तंत्र तो पूंजीवाद का बना रखा है। वहां भी स्टॉक मार्केट है, वहां पर भी वही फैक्ट्रियों के मालिक हैं। वो जो पॉलिट ब्यूरो के जो बड़े बड़े लोग थे, वही जाकर के उन्होंने फैक्ट्रियां बड़ी बड़ी लगा ली। और उन्होंने देखा कि जो मार्क्सवादी सिस्टम से तो कुछ होने वाला नहीं है, कोई प्रोडक्शन नहीं बढ़ता उससे, उससे समाज की बहुत हानि हो रही है। रूस इतना बड़ा देश अपने लोगों को खाना नहीं दे पाया, इतना खाना उत्पन्न नहीं कर पाया, उसको भी कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से खाना मंगाना पड़ता था, या भारत से भी गेहूं गया रूस के अंदर। आज चीन भी अपने भोजन की व्यवस्था खुद नहीं कर पाता, वो बाहर से ही बहुत सारी खाने पीने की चीजें आती है। खाने पीने की चीजें इंडिया में भी आती हैं, बहुत सारी चीजें जो हम लोग पैदा पूरा नहीं कर पा रहे अपने लोगों के लिए। खास करके पाम ऑयल है, वो विदेश से आ रहा है। दाल हम उतना पैदा नहीं कर पाते, ये सारे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के द्वारा हम ऑस्ट्रेलिया से और कनाडा से अरहर की दाल और कौन कौन सी दाल यहाँ मंगा रहे हैं, तब यहाँ के लोग इतना दाल खा पी रहे हैं। हमारे पास में इतना तो दलहन और तिलहन, इन दोनों का यहाँ अभाव है। गेहूं का अभाव नहीं है, चावल का अभाव नहीं है। गेहूं चावल तो हम विदेश भेजते हैं, लेकिन जो दलहन और तिलहन है ये हम बाहर से मंगाते हैं। तो कहने का मतलब ये था, उन्होंने एक जो सिस्टम था उनके काम करने का, क्या था, कम्यून सिस्टम। कम्यून सिस्टम में क्या है, एक जगह में एक कम्यून होगा और वहां सब लोग अपना श्रमदान करेंगे, सब लोग करेंगे। उसकी ऑनरशिप उस आदमी के पास में नहीं है जो काम कर रहा है। एक खेत में एक कम्यून सिस्टम में एक फार्मिंग हो रही है, खेती हो रही है, तो एज ए लेबर वो जरूर वहां जाके काम करता है, लेकिन उसकी ऑनरशिप उसकी नहीं है। ऑनरशिप किसकी है, स्टेट की। मार्क्सवाद में क्या है, हर एक चीज स्टेट को बिलोंग करता है, सारे ऑनरशिप स्टेट के पास में है, इंडिविजुअल ऑनरशिप नहीं है। और जो उसमें पैदा होगा वो भी उसके पास नहीं आएगा, वो किसके, वो स्टेट के पास जाएगा, फिर स्टेट उसको खाने के लिए देगा। अब मतलब ये तुमने ज्यादा पैदा कर लिया तो उस पर उसका अधिकार नहीं है, वो स्टेट का अधिकार है। हाँ, वो व्यवस्था उन्होंने रखी कि हम आदमी को खाने पीने की व्यवस्था देंगे, कुछ घर देंगे, ये देंगे, इस तरह की व्यवस्था रखी। लेकिन जब ऐसी व्यवस्था होगी तो वहां आदमी मन लेगा कि कैसे काम करेगा। भाई उसको तो खाने पीने की मिल रहा है ना, उसको तो उसकी कुछ जरूरतों की जो जरूरतें हैं न्यूनतम, कुछ ना कुछ पूरी हो रही है, वो सरकार कर रही है।
यही कारण था कम्युनिस्ट सिस्टम फेल हुआ। उसकी जगह पर प्रभुत्व में कोऑपरेटिव सिस्टम लेकर के हम लोग आए हैं। कोऑपरेटिव में जो कोऑपरेटिव बनेगी उसके जो शेयर्स होंगे, तो जो लोग शेयर होल्डर्स होंगे वो सब उसके मालिक होंगे। कम्युनिस्ट सिस्टम में क्या है, उसका कोई मालिक नहीं है, मालिक सरकार है। यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो भी कोऑपरेटिव रहेगी, सहकारिता में जो भी समितियां बनेगी, उसका जो स्वामित्व है वो समिति के लोग रहेंगे। जैसे मान लीजिए हमने फार्म कोऑपरेटिव बनाया, तो जितने लोगों का फार्म है, 100-200 जितने लोग एक साथ आए हैं, जितनी उसकी लैंड होल्डिंग थी, जमीन का जितना भी जोत उसके पास में है, उसके अनुपात में उसको शेयर मिलेगा। और शेयर ही नहीं मिलेगा, उसमें दो तरह की बातें होंगी। 50% उसको मिलेगा उसके खेत के अनुपात के हिसाब से, और 50% मिलेगा उसके श्रम के हिसाब से। यदि कोई उसमें ज्यादा से ज्यादा श्रम करता है तो उस 50% में उसका हक ज्यादा से ज्यादा हो जाएगा। यदि उत्पादन ज्यादा से ज्यादा हुआ तो जिसके पास में जिनके नाम पर खेत हैं, जो कोऑपरेटिव के मेंबर्स हैं, उनको भी बहुत फायदा हो रहा है, और जो वहां पर मजदूर के रूप में भी जो आदमी जिसने काम किया है उसको भी फायदा हो रहा है, और ऑनरशिप है हमारी। इसलिए कोऑपरेटिव सिस्टम में ऐसा माना जा रहा है, ऐसा हम लोग का दृढ़ विश्वास है, मानना क्यों दृढ़ विश्वास है कि इसमें उत्पादन की क्षमता अधिक से अधिक होती चली जाएगी, जो कि संभावना कम्युनिस्ट शासन में नहीं थी। पूंजीवादी व्यवस्था में क्या होता है? पूंजीवादी व्यवस्था में जो पूंजीपति है और उसके साथ में जो काम करने वाले, फैक्ट्री में काम करने वाले लोग हैं, या जो भी उसकी व्यवस्था में काम करने लोग हैं, उनको गुलामों की तरह ट्रीट किया जाता है। अब ये जो मनुष्य का जो मन है वो दासता स्वीकार नहीं करता। कोई ये कहे कि हम तुम हमारे दास बनो, तो नहीं कर स्वीकार नहीं करेगा। विवशतावश स्वीकार करता है। तो जब तक उसके ऊपर एक दबाव पड़ा हुआ है, उसने मान लिया है कि हम आपके गुलाम हैं। लेकिन जैसे ही वो दबाव कम होगा, वो आदमी खड़ा हो जाएगा, नहीं हम किसी के गुलाम नहीं है। हर एक आदमी अपने जो चिंतन है वो स्वतंत्र रखना चाहता है, जहां तक हो सके वो स्वतंत्र। तो ये जो पूंजीवादी व्यवस्था में, एक तो जो पूंजीपति है उसका एक मोटिव है कि हम अधिक से अधिक लाभ कमाएं। उसको अधिक से अधिक लाभ कमाने में करने के लिए क्या करना है? पहले उत्पादकता वो बढ़ाएगा। उत्पादकता बढ़ाने के लिए जो आदमी वहां काम कर रहा है उससे जबरदस्ती ज्यादा से ज्यादा काम देगा, और उसको मजदूरी कम से कम देना चाहेगा, क्योंकि यदि उसने ज्यादा मजदूरी दे दी तो उसका प्रॉफिट कम हो जाएगा। इसलिए वो कभी भी नहीं चाहेगा कि एक आदमी को हम ज्यादा से ज्यादा पैसा दे दें। कोऑपरेटिव में इसके ऐसा सिद्धांत नहीं है। हमारे यहाँ भी फैक्ट्रियां बनेंगी, हमारे यहाँ भी उद्योग रहेंगे, लेकिन सहकारिता के आधार पर होंगे, जिसमें कि जो भी लाभ है उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा शेयर होल्डर्स के बीच में। उसका लाभांश जो डिविडेंड होगा सबको विस्तृत सबको सब में बटेगा। जितनी ज्यादा उत्पादकता होगी उतना ज्यादा डिविडेंड मिलेगा। तो अब वो जो पूंजीवादी व्यवस्था है, वहां पर तो उस जो मनुष्य काम कर रहा है उसके पास तो कोई अधिकार है ही नहीं। इसीलिए कहा गया कि पूंजीवादी व्यवस्था में मनुष्य गुलाम बन जाता है, और मार्क्सवादी व्यवस्था में वो गुलाम से भी बदतर वो जानवर की तरह हो जाता है, क्योंकि उसके आगे उसको वहां तो उसके जो मानसिक विकास के अवसर ही नहीं रहते। पूंजीवादी व्यवस्था में थोड़ी इसको हम करें तो ऐसी व्यवस्था है कि जहां पर जंगल राज जिसको बोलते हैं ना, माइट इज राइट। जिसके पास शक्ति है
वो दूसरों से अपना काम करवाता है। जंगल में भी जो शक्तिशाली जानवर है, छोटे जानवर को खा लेता है। छोटे जानवर उसकी कृपा से जीते हैं। ऐसा ही जो जंगल राज का नियम है, वही नियम पूंजीवादी सिस्टम मान करके चलता है। तो ये दोनों व्यवस्थाएं, जो मार्क्सवादी व्यवस्था, पूंजीवादी व्यवस्था आई, इन व्यवस्थाओं की वजह से मनुष्य का दमन इन पिछले 200-250 वर्षों में एक बहुत अति में आ गया है। मनुष्य इससे अपना छुटकारा पाना चाहता है, इससे अलग होना चाहता है, और उसके लिए प्रौथ ही एक सुनहरा अवसर है, एक ऐसा सिद्धांत है जिसमें सभी का सर्वजन हितार्थ, सर्वजन सुखार्थ की भावनाओं को लेकर के, यूनिवर्सलिज्म की भावनाओं को लेकर के, ये सबका को एग्जिस्टेंस, सब एक साथ हम इस धरा पे रह सके, प्यार से रह सके, समन्वय के साथ रह सके, इस भावना से प्रौथ सिद्धांत आगे चलता है। तो हम देखते हैं प्रौथ सिद्धांत में ही ये जो अवदमन, दमन, प्रदमन की प्रवृत्तियां हैं, इसकी समाप्ति होगी और एक नया सवेरा मानवता के लिए इंतजार कर रहा है। समय बहुत नजदीक आ गया है। बाबा कृपा हुई तो जल्दी से जल्दी लोग इस सिद्धांत के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना चाहेंगे। और क्योंकि ये दमन की लंबा इतिहास लोगों ने देखा है, कैसे मार्क्सवादी व्यवस्था में लोग परेशान रहे, पूंजीवादी व्यवस्था से कैसे लोग त्रस्त हैं, पूरे समाज को पंगु बना के रख दिया है इस व्यवस्था ने। तो अल्टरनेटिव तो क्या है? अल्टरनेटिव जो है केवल प्रौथ और प्रौथ है। हम इन्हीं बातों से हम यही समाप्त करते हैं। और 5 मिनट बाकी रह गया है, तो एक कोई प्रश्न होगा तो प्रश्न के बारे में चर्चा कर लेते हैं। दादाजी नमस्कार। नमस्कार। दादाजी इसमें मैं एक चीज ये पूछना चाह रहा था कि जैसे पूंजीवादी व्यवस्था ने जो अपना तरीका अपनाया शोषण का, वो तरीका कुछ ऐसा है कि समाज में जितने भी लोग होते हैं वो उसको समझ नहीं पाते कि हमारा शोषण हो रहा है। तो या मतलब समझते भी हैं कि शोषण हो रहा है, लेकिन उसके सामने ऐसा प्रलोभन दे कोई दिया जाता समाधान है। नहीं उनके पास, कोई अल्टरनेटिव नहीं है। हाँ, अल्टरनेटिव भी नहीं है। वो उसी में वो सोचते हैं, उसी में अपनी व्यवस्था बनाने की कोशिश करते हैं। तो दादाजी एक तो पहला प्रश्न ये है कि किस तरीके से इसको क्लियर दिखाया जाए कि ये आपका शोषण हो रहा है। और दूसरी चीज ये कि जो हम व्यवस्था लाते हैं, लाने की कोशिश कर रहे हैं राउत के माध्यम से, तो वो व्यवस्था इतनी उनको इजी लगे कि हाँ मतलब हम बताएं भी तो वो उन्हें ये ना लगे कि नहीं, मतलब ये भी प्रैक्टिकल की जरूरत नहीं। क्या होता है, जैसे बीजेपी है या कांग्रेस है, कोई अपना एजेंडा लेके आती हैं, तो अपना एजेंडा लोगों के सामने रखती हैं, तो लोग उस एजेंडा पे ही प्रभावित हो जाते हैं। वो ये नहीं सोचते कि क्या करेगी क्या नहीं करेगी, वो एजेंडा पे ही वो सोचते हैं हाँ चलो ये कुछ तो होगा इससे। तो हमारा भी कुछ ऐसा हो कि लोगों को विश्वास होने लगे कि नहीं, ये दोनों चीजें मतलब उनका शोषण पता चले और हमारी क्रिएटिविटी पता चले। तो ये कैसे होता है जी? नहीं, इसके लिए हमें पब्लिक के बीच में एक तुलनात्मक अध्ययन लेकर के जाना होगा कि हम्म, लोग ये पूंजीवाद का विरोध कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तो हम्म, अगला प्रश्न ये होता है कि इसका अल्टरनेटिव क्या है। भाई ठीक हम्म, है, खराब है, तो तुम को इससे हम्म, अच्छा क्या दे सकते हो? ये हम्म। इससे अच्छा नहीं दे सकते तो जो चल रहा चलने दो। मतलब एक स्वाभाविक प्रश्न ये रहेगा और उसका उत्तर भी यही रहेगा। और दादाजी तो इसमें एक चीज मैं थोड़ा इंटरप्ट करता हूँ। हाँ हाँ। एक चीज जैसे कि इसमें कई लोग ऐसे निकल के आ जाते हैं बीच में। अगर हम अपनी बात बता रहे हैं तो वो कहते हैं अरे हम इतने समय से रह रहे हैं, हमें तो कुछ नुकसान नहीं है इस व्यवस्था में,
हमारा कितना लाभ हो रहा है, बहुत लोग हैं जिनका लाभ हो रहा है, आप कैसे कह रहे हो नुकसान हो रहा है? दादी उनके लिए क्या कहना है? नहीं, उन्होंने उनको जो लाभ लग रहा है प्रौद्ध के सिद्धांत में, उनको उससे ज्यादा लाभ मिलेगा। प्रौद्ध के सिद्धांत ये नहीं कहता कि जो जिसके पास ज्यादा है उसको काट करके हम कम कर देंगे और जो जिसके पास नहीं है उसको हम सारा दे देंगे, ऐसा नहीं है। ये मार्क्सवादी सिद्धांत तो है नहीं। ये हम्म सिद्धांत है हम सभी के लिए, सभी के वेलफेयर के लिए हम्म काम करेंगे। हम्म हाँ, उसमें क्या होता है, भौतिक स्तर, मानसिक स्तर और मन से आध्यात्मिक स्तर की हम लोग बातें करते हैं प्रौद्ध के सिद्धांत में। हम्म हम्म तो हम्म जैसे मान लीजिए आज आदमी जिसको लग रहा हो कि हम बहुत वेल ऑफ हैं, बहुत अच्छे हैं इस व्यवस्था में, और उसको 2 लाख रुपए तनख्वाह भी मिलती हो, इसको हम मान लेते हैं, और वो आदमी कहता है नहीं हम तो संतुष्ट हैं। अब वो हम्म सुबह से शाम तक वो घर से निकल के जाता है, रात में 8 बजे वापस आता है। फिर हम्म वो थका हारा घर में खाना खाया, सोया, फिर सुबह सुबह 8 बजे चल दिया। अब ये जो हम्म दिनचर्या उसकी है, आप उससे पूछो कि 25-30 साल नौकरी करने के बाद में हम्म उसको क्या मिला। हम देखते हैं, हम पाएंगे कि अब उसकी क्या एज है इस पर डिपेंड करेगा जो आदमी बोल रहा है कि हम्म हम, हमारा जीवन किस लिए था। क्या हम एक हम्म जानवर की तरह जीने के लिए आए थे क्या? हमारा हम्म मानसिक विकास हुआ कि नहीं हुआ? भाई, भौतिक विकास ये है कि हमने खाना खा लिया, हमारे पेट क्षुधा मिट गई, 4 घंटे के बाद फिर खाने को मिलेगा, फिर हमारी क्षुधा खत्म हो गई, इसके लिए आए थे। तो आदमी के अंदर जो रिक्तता रहती है ना, खालीपन रहता है, वो बुढ़ापे में भी सोचता है कि अरे हमने तो कुछ पाया नहीं, कुछ, अरे जानने के लिए तो बहुत कुछ था। तो ये जो इसका जो वैक्यूम है, ये कौन भर सकता है इस व्यवस्था में? इस सिद्धांत में इसकी कोई व्यवस्था ही नहीं है। इन बातों को लेकर के हमें, जब लोगों के बीच हम जाएंगे, उनको इस बात का बताएंगे, तब उनको आभास होगा कि हाँ जो ये बात कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। प्रश्न ये है कि हम लोग अभी तक उन लोगों के बीच में जा नहीं पाए। जिस स्तर पे जाकर के चर्चा होनी चाहिए समाज के अंदर, वो चर्चा अभी तक नहीं हो पाई है, और ये हम लोग का थोड़ी कमी है। जब भी, लेकिन समय अनुकूल आ गया है। हमने देखा है पूंजीवादी व्यवस्था से, अभी देखिए करोड़ों लोगों की नौकरी चली गई। अब उनके घर में जाकर पूछिए कि अब वो कैसे अपना जीवन बिताएंगे, क्यों व्यवस्था है उनके पास में? नहीं है। यदि नहीं है तो फिर समाज कैसे चलेगा? अब यह कि यदि यही 6-7 महीना और आगे बढ़ता रहा तो धीरे धीरे करके लोग आत्महत्या करेंगे, क्राइम बढ़ेगा, एक दूसरे से मारा सीना झपटी करेंगे, यही सब बच जाएगा उनके लिए। तो वो व्यवस्था उधर है ही नहीं। इसलिए हम ये थोड़ी कमी हम लोग के अंदर जरूर रह गई है कि हम समाज के अंदर इन बातों को लेकर के नहीं पहुंचे हैं। जब हम समाज, और खास कर जो प्रबुद्ध समाज है, जिसके अंदर थोड़ी समझ